हम सबका इंतजार कर रहे हैं। पहले तो मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे पता है कि आप काफ़ी घंटों से यहाँ पे खाली पेट वेट कर रहे हैं, खाली पेट आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो जब मैं यहाँ पे उतरा तो सबसे पहले हमारी टीम ने हमसे बोला कि सर पहले खाना खा लेते हैं। मैंने कहा नहीं, हमारे लोग भूखा इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम सीधा पहले अपने लोगों से मिलेंगे, उसके बाद कुछ और देखेंगे। तो आप सबके साथ साथियों, मैं समझ सकता हूं कि आप काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं ज़ाया करूंगा, परंतु आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे सभी युवा साथी, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें जो आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, सबसे पहले मैं हमारे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूँ। साथियों, इस लोकसभा के संबंध में ज़रूरी बातें आप लोगों के बीच में रखने से पहले मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी को भी पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, बहन जी ने अपना पूरा जीवन यहाँ बामसेफ, DS4 व BSP के जन्मदाता व संस्थापक मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बताए हुए मानवतावादी व आत्मसम्मान व स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवां को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए नई राजनीतिक ऊर्जा व शक्ति व पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी BSP के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन चुकी है जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग आज यहाँ सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर BSP के मूवमेंट से जुड़ चुका हूं और उनके पथ चिन्हों पर चलकर उस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को पूरा निभाने की कोशिश करता रहूंगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा आम चुनाव चल रहे हैं और इन चुनावों में भी पहले की तरह ही यहाँ पर इस बार भी दुश्मन साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करेगा। और साथियों, दुश्मन आप लोगों को सामने से आकर वार नहीं करने वाला। साथियों, इस बार दुश्मन हमारे बीच में रहकर एक बहरूपिये के रूप में हमारे साथ हमें, हमारे समाज को, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे वर्करों को गुमराह करने की पूरी कोशिश करेगा। साथियों, आप कैसे पहचानोगे इन बहरूपियों को? साथियों, ये लोग जो आपके बीच में रहकर आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये आप लोगों के बीच में जय भीम के नारे लगाते हैं, ये लोग नीला पटका पहनते हैं, ये लोग बाबा साहब के विचारधाराओं को मानते हैं, परंतु जब अपने नेता चुनने की बारी आए, जब एक पार्टी पे वोट डालने की बारी आए, तो ये बड़े संभाल के, समझदारी से आप लोगों को सलाह देते हैं कि भाई बहुजन समाज पार्टी बहुत पीछे रह चुकी है, हमारा
नेता फलाना विपक्षी पार्टियों में रहता है। साथियों, अगर कभी कोई भी आप लोगों के बीच में रहकर जय भीम का नारा दे और कहे कि बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी नहीं, साथियों समझ जाइएगा कि वो बहरूपिया, वो दुश्मन आपके बीच में आपसे बात कर रहा है। तो साथियों, ऐसे लोगों से जब आप लोग समझ जाएं, आप लोग पहचान ले, तो इनसे सतर्क रहिए। परंतु इन्हें लोगों को आपको सतर्क करने की जरूरत नहीं, आप लोगों को इनको बताने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों ने इन्हें पहचान लिया। क्योंकि साथियों, अगर आपने इन्हें बता दिया कि आप इनको पहचानते हैं, तो ये फिर से आप लोगों की जगह से हटकर दूसरे लोगों के बीच में जाकर उनको गुमराह करने का काम करेंगे। तो साथियों, मैं आप लोगों से बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और अगर आप लोगों को ये बात सही लगे तो इन लाइनों के बाद जय भीम का नारा जरूर दीजिएगा। साथियों, ऐसे लोग जो बहुजन समाज पार्टी में बहन जी को नहीं मानते, ऐसे लोग जो बहन जी के खिलाफ हैं, वो मान्यवर साहब के खिलाफ हैं, वो बाबा साहब के खिलाफ हैं, वो हमारे बहुजन समाज के खिलाफ हैं, वो हमारे संविधान के खिलाफ हैं। बताइए सही कि नहीं सही बातियों? साथियों, बहुजन समाज पार्टी एक बहुत ही बड़ा दल है। इस परिवार में कई करोड़ों लोग रहते हैं। तो साथियों, ये कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा इन बहरूपियों पे नजर रखना। ये हम सबको मिलकर काम करना होगा। तो आप लोगों के साथ साथ खासकर मैं हमारे युवा साथियों से दरखास्त करूंगा कि आप लोगों को खास तौर से ऐसे लोगों से सतर्क रहना है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ सालों में ये दुश्मन पार्टियां हमारी पार्टी पे किस्म किस्म के आरोप लगाती आई है। जैसे जब भी कोई नेता, जब भी कोई यहाँ से बहुजन समाज पार्टी से निकल के जाता है, तो उसके पास सबसे आराम से, सबसे आसानी से बोलता है कि भाई बीजेपी बीएसपी में तो लोग पैसा लेते हैं, किताब ज्यादा मांगते हैं। साथियों, हकीकत तो ये है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सुना है? साथियों, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये पिछले 6 सालों में 16,500 करोड़ रुपए बड़े बड़े धरना सेठों से ले चुकी है। परंतु जब इन कंपनियों का खुलासा हुआ, जब इन पार्टियों का खुलासा हुआ, तो सारी पार्टियों के नाम आए थे। भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सब पार्टियों के नाम आए। परंतु एक पार्टी थी जिसका इन सब में नाम नहीं आया। आप जानते हैं कौन सी वो राष्ट्रीय पार्टी है जिसने किसी भी धरना सेठ से 1 रुपया नहीं लिया? साथियों, बहुजन समाज पार्टी का उस लिस्ट में इसलिए नहीं नाम था क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक लौती पार्टी है जो अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थकों के तन मन धन से चलती है, ना कि किसी धरना सेठ के पैसों से। साथियों, बीएसपी केवल यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों और धरना सेठों के सहारे से नहीं, बल्कि अपने लोगों, अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं के तन मन और धन के सहयोग से चलती आई है और यहाँ पर चुनाव लड़ती आई है। और आगे भी आप ही के तन मन और धन के भरोसे ये पार्टी पूरे देश भर में चुनाव लड़ती जाएगी। साथियों, आप लोगों के तन मन और धन के लिए मैं यहाँ मंच से आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये मूवमेंट है जो आपकी वजह से चलता है। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। साथियों, इस लोकसभा आम चुनाव में विपक्षी पार्टियां आप लोगों के बीच में आकर तरह तरह की बात करेंगी। वो आप लोगों को मैनिफेस्टो जारी करके आप लोगों को तरह तरह के वादे सुनाएंगी। परंतु साथियों, इस बारी लोकसभा आम चुनाव में आप लोगों को वोट जो डालना है वो इन पार्टियों के रिकॉर्ड पे डालना है कि इन पार्टियों ने जब जब सत्ता में आसीन रहे तब तब इन लोगों ने हमारे समाज के लिए क्या काम किया, आप लोगों को उन पे सवाल करना है। साथियों, पिछले 10 सालों में
ये भाजपा सरकार केंद्र की सत्ता में रही है, तो जब भाजपा आप लोगों के बीच में आए तो आप लोगों को उनसे सिर्फ 3 मुद्दों पे सवाल उठाने हैं: शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार। मैं किसी जाति, धर्म या किसी जाति या धर्म के आधार पे आप लोगों से नहीं कहूंगा कि उन पे सवाल करो। हम आपसे नहीं कहेंगे कि राम मंदिर के ऊपर सवाल करो। साथियों, बाबा साहब ने हमें शिक्षा के आधार पर अपना संवैधानिक हक और उनके राजनीतिक ताकत के लिए लड़ना सिखाया था। तो हम सिर्फ शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार के लिए बात करेंगे। साथियों, अगर बीजेपी का रिकॉर्ड उठा के देखें, पिछले 10 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में इन लोगों ने इतना मजाक किया है हमारे छोटे छोटे बच्चों के साथ कि अगर हम इनका सरकारी सर्वे भी उठा के देखें तो आज सरकारी स्कूलों में इतना बुरा हाल है कि आज 8वीं कक्षा के आधे से ज्यादा बच्चे गुणा भाग नहीं कर पाते। अगर आप उनसे अंग्रेजी में सवाल करें तो वो बेचारे अंग्रेजी नहीं समझ पाते। साथियों, ये तो भाजपा की शिक्षा के क्षेत्र में देन रही है। दूसरी तरफ जब आप उनको शिक्षा के क्षेत्र में घेरेंगे तो वो आपको डिजिटल इंडिया के बारे में बताएंगे। परंतु साथियों, डिजिटल इंडिया के नाम पर भी उन्होंने जो आप लोगों के साथ मजाक किया है वो भी मैं आप लोगों के बीच में छोड़ के जा रहा हूं ताकि आप उनसे सवाल उठाएं। साथियों, डिजिटल इंडिया के नाम पर 65% से ज्यादा सरकारी स्कूलों में आज एक भी कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है। ये डिजिटल इंडिया बोलते हैं कि यहाँ पे युवा बच्चा, छोटा बच्चा पूरी दुनिया में सबसे बात कर पाएगा, टेक्नोलॉजी समझ पाएगा, बट वो समझेगा कैसे जब 65% से ज्यादा स्कूलों में कंप्यूटर ही नहीं है। तो साथियों, ये बहुत अच्छे पॉलिसी, बहुत अच्छे नारे देना जानते हैं, ये मार्केटिंग बहुत अच्छी करना जानते हैं, पर जब आप जमीनी स्तर पे इनके काम नापोगे तो पता चलेगा कि इन लोगों ने बातें बहुत बड़ी करी, काम के नाम पर 0 लड्डू दे के गए हैं, 0 लड्डू दे के गए हैं। साथियों, सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक होने का। मैं समझ सकता हूं कि यहां पर कितने युवा साथी हैं जो पिछले 10 सालों में कई बार सरकारी भर्तियों के लिए एग्जाम दे के आए हैं और जानकर उन्हें बड़ा दुख होता है कि कुछ महीने बाद वो पेपर लीक हो गया। यहाँ पर कितने युवा साथी हैं जिन्होंने पेपर दिया और पेपर लीक हो गया? सभी पंडाल में लोगों ने हाथ उठा रखे। साथियों, हकीकत तो ये है कि ये लोग आप लोगों के साथ सिर्फ सरकारी नौकरी देने के नाम पर मजाक और खिलवाड़ करते आए हैं। तभी साथियों, पिछले 10 सालों में आज यहाँ पर युवा 30% पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है। साथियों, ये नहीं कि ये नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार में नौकरियां नहीं है, भारत सरकार में पद खाली नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी साथियों कि यहाँ पर केंद्र की सरकार में 30 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, जहां पर इन लोगों ने जानबूझकर वो पद नहीं भरे हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर उन्होंने वो पद भरे तो उन्हें बाबा साहब के दिए हुए संविधान के हिसाब से आरक्षण भी देना पड़ेगा, और वो ना आपको रोजगार देना चाहते हैं ना वो आपको आरक्षण देना चाहते हैं। साथियों, रोजगार का इतना बुरा हाल है कि मैं आपको एक न्यूज हेडलाइन पढ़ के सुनाता हूं तो आपको समझ आएगा कि ये 30% की जो संख्या है वो कितनी बड़ी बन चुकी है। साथियों, गुजरात की एक खबर है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रदेश से ये खबर है कि 17 लाख से ज्यादा युवाओं ने मात्र 3,500 नौकरियों के लिए अप्लाई किया था। साथियों, अगर सिर्फ 3,500 नौकरियां निकली तो उसके लिए 17 लाख बच्चों ने अप्लाई किया। रोजगार और बेरोजगारी का क्या हाल है वो इन्हीं आंकड़ों से समझ आता है। साथियों, जब हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पाएंगे, जब उनके पास रोजगार नहीं होगा, तो वो आप लोगों का ध्यान किस तरीके से भटकाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। साथियों, ये पिछले कुछ महीनों से सीना चौड़कर आप लोगों के बीच में
मुफ्त राशन देने की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि इन्होंने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम किया है। आप लोग ही बताइए साथियों, जब 2014 में ये हम सब से वोट मांगने आए थे, जब ये जनता से वोट मांगने आए थे, तो इन्होंने वादा मुफ्त में राशन देने का किया था या सालाना 2 करोड़ नौकरी देने का किया था? आप बताइए साथियों, किसका वादा किया था? साथियों, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, परंतु जब नौकरी नहीं दे पाए तो सोचा मुफ्त में राशन ही देके इनका मुंह बंद कर दिया जाए। साथियों, आप ही बताइए, ये जो 80 करोड़ जनता को इन्होंने मुफ्त में राशन दिया है, अब जब भारत में 140 करोड़ लोग हैं तो 80 करोड़ बोले तो आधा भारत इन्होंने भिखारी बना दिया। आधा भारत इन्होंने भिखारी बनाने का काम किया है पिछले 10 सालों में। साथियों, एक सिंपल सा, बड़ा आम सा आप लोगों के साथ मैं गणित करना चाहता हूं। ये 80 करोड़ जो राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, इसकी कीमत अब पता है आप लोगों को कि आपको क्या चुकानी पड़ रही है? आप जानते हैं कि 80 करोड़ जनता को जो मुफ्त राशन मिलता है, इसकी कीमत आप लोग क्या चुकाते हो? हमारी माएँ जो यहाँ बैठी हैं, आप लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि ये आप ज़रा गुना भाग बड़ी ध्यान से सुनिएगा। साथियों, महीने में कितने का राशन आप लोगों को मुफ्त में मिलता होगा? बताइए। 500? 5 किलो? मैं कहता हूं ये बहुत साफ लोग हैं, ये लोग बहुत ईमानदार लोग हैं, तो आपको ईमानदारी से महीने का 500 से 1000 रुपये का राशन दे देते होंगे। साथियों, साल के हिसाब से अगर ये करे तो ये 6,000 से 12,000 से ज़्यादा का राशन नहीं बनता। 6,000 से 12,000 रुपये का राशन नहीं बनता साल का। परंतु हमारी माँ यो जहाँ बैठी हैं, माँ आप ज़रा सुनिएगा कि अगर आपके लड़के की क्लास 4 की सरकारी नौकरी लगती तो वो महीने का कम से कम 20,000 रुपया तो कमाता ना? बता माँ, 20,000 रुपया तो कमाता ना? माँ, वो आपका लड़का साल का 2.5 लाख रुपया आपके घर में ला के रखता, जहाँ पे ये आपको 6,000 या 12,000 रुपये का राशन देते हैं। ये 12,000 रुपये के राशन पे जो 2.5 लाख का चूना आपको लगा रहे हैं, तो इस बारी साथियों, जिस थैले में भर के इन्होंने आपको राशन दिया था, वही थैला इनको थमाकर खाली कर कर इन्हें वापस भेज देना और बता देना कि मेरा वोट मेरे हाथी के साथ है, मेरा वोट मेरी बहन जी के साथ है। साथियों, इन लोगों ने महंगाई का भी बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था 2014 में, परंतु जब आप इन लोगों की मीटिंगें और इनकी रैलियां और इनके भाषण सुनते हैं, तो ना इनको रोजगार याद आता है, ना इनको शिक्षा याद आती है, ना इनको अब महंगाई याद आ रही है। साथियों, बताइए कि आप लोग इस मीटिंग में आने के लिए कितने रुपए का पेट्रोल डला कर आए हैं? बताइए साथियों, कितने का पेट्रोल डला है? 100 रुपया? 200 रुपया? 3,000? तुम्हारी गाड़ी ज्यादा पी रही है तेल भाई। साथियों, जब ये लोग सत्ता में आए थे 2014 में, तब पेट्रोल का दाम 50-60 रुपया हुआ करता था। आज यही पेट्रोल 100 रुपया पार कर रहा है। परंतु अब ये आप लोगों से पेट्रोल के दामों के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इन्होंने पिछले 10 साल में सिर्फ और सिर्फ महंगाई कर कर अपने धरना सेठों के जेब भरने का काम किया है। हमारे गरीब और हमारे बहुजन समाज के लिए एक भी काम ये लोग नहीं गिनवा सकते। आप साथियों, अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी के बहुत बड़े नेता ने हमसे कहा कि कुछ लोग बीजेपी को बुलडोजर की सरकार कहकर बदनाम करने का काम कर रहे हैं। वो जो नेता हैं वो यही उत्तर प्रदेश से सांसद हैं।
और बहुत ही उच्च स्तर पे यहाँ भारत सरकार में एक पद पर हैं। वो कहते हैं यूपी में बीजेपी की सरकार ने जनता के लिए बहुत से काम किए।